नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, उसके ऊपर हम बातें करते हैं। आहार में छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना है, कुदरत के कानून को समझ लेना है, इसी को ही योगाहार बोलते हैं। आपको शरीर को असर करने वाले जितने फैक्टर है, खाने का तरीका है या खुराक की क्वालिटी है, खुराक का स्वाद है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में लेके आपको खाने में ध्यान रखना है, तो शरीर में समस्या आएगी नहीं। शरीर को जरूरत के हिसाब से खुराक देना है, जरूरत के हिसाब से ही खुराक की क्वालिटी देनी है। तो ये सारी बातें हम यहाँ योगाहार पे करते हैं। आप लोग योगाहार का ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता ही है। आहार का इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और स्वाद, इसके ऊपर ही हम बात करते हैं। और चबा चबा के की खाने की आदत डालने के लिए बार बार बोलते हैं आपको। और जो लोग बीमार है उनको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। बस तो ये आहार में ये सफाई, खुराक, स्वाद और खाने का तरीका, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। खुराक 3 प्रकार का चाहिए, रिपेयरिंग का सामान चाहिए यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरी चाहिए, और शरीर को नया खून, सही खून, कुदरती खून बने उसके लिए हरी पत्तियों का क्लोरोफिल शरीर को भी चाहिए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग में इतनी ही बातें हैं और आप उसको समझ के अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप अपने ग्रुप में दोस्तार को बोलिए कि ये योगाहार चैनल पे जाए। वहाँ योगाहार को समझने वाले पूरे कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, योगाहार का पूरा कोर्स करके। तो वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मैंने रखे हैं, आप एक एक करके देख सकते हो और उनको बोल सकते हो कि भी पहले एक बार एक एक करके देख लीजिए टाइम निकाल के, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर आपको उनके साथ बात करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से समझ पाएगी। आज एनडीएस में प्रश्न है, गर्भवती महिला को खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर एक सवाल आया है। तो प्रेग्नेंट बहनें जो भी है, गर्भवती महिलाएं है, बहनें हैं, तो उनको एनडीएस में ये ध्यान रखना है कि उनको एक तो सुबह का जो उपवास करना है वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बच्चे को सही खुराक और ज्यादा खुराक चाहिए, उनका शरीर का भी ध्यान रखना है और अपने पेट में बड़ा होने वाला बच्चा जो है उसके लिए भी उनको थोड़ा ध्यान रखना है। तो उपवास की जरूरत नहीं है, वो सुबह से खाना चालू कर सकती है। ज्यादा शारीरिक श्रम करती है तो उसके हिसाब से उसको कैलोरी वाला खुराक भी खाना है। मजदूरी करते हैं ज्यादा तो उसको शक्ति वाला भी चाहिए। अब कौन सा खुराक शक्ति देता है, कौन सा खुराक न्यूट्रिशन देता है और कौन सा खुराक बच्चे को अच्छे विकास के लिए कौन से खुराक में से क्या ज्यादा मिलेगा, वो बातें उनको ध्यान में लेके उनको खुराक तय करना चाहिए। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि शरीर को श्रम के लिए ताकत वाला खुराक कहाँ से मिलेगा। तो जो चीज स्वाद में मीठी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि अनाज है, कंदमूल है, तो वो वजन में भारी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अच्छा, आप मकई दाना ले आओ, कच्चे मकई दाना ले आओ तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये कच्चा मकई दाना जैसे खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, स्वाद में जो मीठे है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन होता है वो भी शक्ति देता है। प्रोटीन दो काम करता है, शक्ति भी देता है और मेंटेनेंस के और ग्रोथ के लिए भी, नए सेल बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जिसमें चर्बी है,
यानी कि तेलीबिया, जैसे मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, श्रीफल है, तो उसमें तेल होता है, तो तेल वाली चीजें भी उनको खानी है। तो उनको ये सारी चीजें ताकत भी देगी, शरीर को ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, विकास के लिए भी जरूरी है, तो वो भी खाना है। साथ में न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो बच्चे को और उनको खुद को न्यूट्रिशन ज्यादा मिले, इसके लिए उसको हरी पत्ती ज्यादा खानी चाहिए। हरी पत्ती में सहजन की पत्ती है, रचका यानी कि अल्फाल्फा जिसको बोलते हैं, गुजराती में रचका बोलते हैं, तो उसकी पत्ती, मेथी की पत्ती, गेहूं के जवारे, वो सारे अच्छे ही है। क्यों? उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। अच्छा, पत्तियों में न्यूट्रिशन के साथ साथ हरा रंग होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो वो शरीर में जाता है तो नया खून बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो बच्चे को भी अच्छा हीमोग्लोबिन मिले, माँ को भी अच्छा हीमोग्लोबिन मिले, इसके लिए उसको हरी पत्ती खानी चाहिए। उनको खट्टे फल बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि खट्टे फल से क्या होगा, शरीर में कचरा जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, कचरा ज्यादा निकलेगा तो खून में बढ़ेगा, खून में बढ़ेगा तो फिर खून में वायरस सर्दी के होगे, बुखार के होगे, उनको खाना मिल जाएगा, तो सूजन रहेगी, सर्दी रहेगी, गला पकड़ाएगा, या तो जीर्ण ताव रहेगा। तो ऐसे बहुत ज्यादा खट्टा फल बहुत ज्यादा नहीं खाना है उसको, ये उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह वो वेजिटेबल्स दूध बनाए, श्रीफल का दूध बनाए, बादाम का दूध बनाए, सिंगदाने का दूध बना के खाए। कठोर जो है, मूंग है, तो उसको अंकुरित करके खाए, उसको पका के मत खाए। क्यों? क्योंकि पकाने से जो प्रोटीन होती है वो जल्दी सड़ जाती है, और सड़न के कारण शरीर में समस्याएं बढ़ती है, तो अंकुरित करके खाए। खट्टे मीठे फल भी थोड़े थोड़े खाते रहे, मीठे फल भी खाए। इतना मीठा फल नहीं खाना है कि उसको कफ हो जाए, उसको कफ होगा तो बच्चे को इसकी इफेक्ट आएगी। और साथ में उसको थोड़ा प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम यानी कि कपालभाति ज्यादा नहीं करनी है उसको, शुरू के महीने में थोड़ी कपालभाति कर सकते हो, लेकिन बाद में कपालभाति नहीं करनी है उसको। अनुलोम विलोम प्राणायाम वो ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से उनकी इंद्रियों पे काबू आता है। इंद्रियों पे काबू आता है तो मन जो है वो इंद्रियों का राजा होके बैठता है। तो जितना मन इंद्रियों के ऊपर राज करेगा, उतनी बच्चे की जिंदगी भी अच्छी, और उसका मगज, उसकी इंद्रियों, उसका मन वो भी मजबूत और ताकत वाला होगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, साथ में भ्रामरी, ओमकार, ये सारे प्राणायाम भी वो करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, खान पीने में रिफाइंड चीजें बिल्कुल बंद कर लेनी है। पकाया एक ही बार खाए, पकाया ज्यादा न खाए। तड़का लगाई हुई चीजें, फ्राई की हुई चीजें बंद कर ले। डेयरी प्रोडक्ट न खाए, इसकी जगह वो वेजिटेबल्स मैंने बताए वैसे ही खाए। जो भी खाए चबा चबा के खाए, ये खास ध्यान रखे। जितना खुराक पेट में जाए उतनी सलाइवा साथ में जानी चाहिए, वो उनको ध्यान रखनी है। रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर वो सब न खाए, ये खास ध्यान रखे। क्योंकि वो खाएगा, बच्चे के शरीर में के अंदर भी उसकी जमावट होगी, और वो बीमारी के साथ बच्चा जन्म लेगा। तो ऐसी चीजें नहीं खानी है गर्भवती महिला को। पूरे दिन में उनको भक्ति भी करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, आप जो भी भगवान को मानते हो। साथ साथ में रामायण महाभारत जैसी कथाएं वो भी पढ़नी है। टीवी के ऊपर उसको चिपक के रहना नहीं है, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन का इफेक्ट बॉडी पे आता है। और अच्छी बातें और कोऑपरेटिव स्वभाव रखना है। कोई भी कुछ बोल जाए तो स्वभाव गुस्सा नहीं करना है, किसी को गुस्सा दिलाने वाली बातें नहीं बोलनी है, और आराम से प्रेम से एक दूसरे के साथ घर में रहना है। झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी एक गर्भावस्था के दरमियान करोगे
वो सारा इफेक्ट आपके बच्चे में आएगा। उनकी जिंदगी के ऊपर आपकी अभी की जो वर्तणूक है, पूरे दिन में आप जो वाणी व्यवहार करोगे, खाओगे, वो सारी इफेक्ट आपके बच्चों के जीवन पे आएगा। ठीक है। हरी पत्ती कम से कम 2-3 ग्लास हर रोज पिए, और हरी पत्ती पीने से खून नया बनेगा, अच्छा नेचुरल बनेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेंगे, और आपको जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो बिना सिजेरियन, बिना ऑपरेशन आपकी आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी, और बच्चा जो पैदा होगा उसको वैक्सीनेशन की जरूरत न पड़े, इतना तंदुरुस्त पैदा होगा। तो आप खान पीन में ध्यान रखोगे, पकाया बहुत ज्यादा नहीं खाओ, कुकर में बनाई हुई चीजें मत खाइए, रिफाइंड चीज मत खाइए, कच्चा ज्यादा खाइए, हरी पत्ती ज्यादा खाइए। भूखा रहना नहीं है, चबा चबा के जितना खुराक पेट में जाए उतनी सलाइवा जाने, ये इतनी बातें का आपको ध्यान रखना है। डेयरी प्रोडक्ट और रिफाइंड नहीं लेनी है, डेयरी की जगह आप वेजिटेबल्स के दूध बना के उसकी आइटम बना के खाइए। रॉ फूड में रेसिपी काफी काफी मिल जाती है, हमारी एक दूसरी रेसिपी की स्पेशल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी, या यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करके ले सकते हो। तो खास से गर्भवती महिला को हरी पत्ती ताजी न मिले, आप जूस निकाल के पीने का टाइम न हो तो भी आप कम से कम हरी पत्तियों के पाउडर का भी इस्तेमाल करें। और हो सकता है तो फिर जिन बहनों को खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो फिंडला भी हमारे पास से मंगवा के ले सकते हैं। तो ये बहुत काम की और अच्छी चीजें हैं, तो इसका इस्तेमाल करके अपने बच्चे का और अपना भविष्य अच्छा कर सकती है। जालोद गुजरात में है सेंटर, वहाँ पीवी पटेल, परसोत्तम भाई पटेल है, उन्होंने एक सवाल किया है, प्रोस्टेट की समस्या को ठीक करने के लिए एनडीएस में क्या करना चाहिए। तो पहले प्रोस्टेट क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखो मैं आपको बताता हूँ ये पीली पेन से। तो ये प्रोस्टेट यानी कि आपकी किडनियों में से, किडनी का काम है खून को फिल्टर करना। खून में घूमता हुआ जो लिक्विड कचरा है, प्रवाही कचरा है, उसको फिल्टर करती है किडनी, और एक किडनी में से यहाँ आपके ब्लेडर में इकट्ठा होती है, मूत्राशय में इकट्ठा होती है, ये थैली होती है। तो ये दोनों किडनी से देखिए यहाँ आपके मूत्राशय में पेशाब इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है, मूत्र इकट्ठा होता है। अब वो मूत्र जब लिमिट से ज्यादा इकट्ठा होता है तो वो आपकी पेनिस के रास्ते और प्रोस्टेट, वो जो वहां से जहां से नलिका निकलती है नीचे, ये नलिका जो निकल रही है इसके आसपास में ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये आपको दिख रही है, आपको मैं ये ब्लू रंग से दिखा रहा हूं, देखिए लाल रंग से मैंने ड्रॉ किया। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो नलिका के आसपास लगी हुई होती है। उसका काम क्या है कि आपका पेशाब निकल जाए तो आपको वो फिर आप जब रिलीज करते हो तो पेशाब निकल जाता है, फिर आप उसको बंद करते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट के जो स्नायु है वो एक वाल्व की तरह काम करते हैं। हाँ, आपकी इच्छा नहीं होती है तब आप बंद करके रख सकते हो, आप जब उसको रिलीज करते हो तो थैली में से पेशाब बाहर निकलता है। तो यहाँ जो प्रोस्टेट है, अब ये देखो ये प्रोस्टेट जब एनलार्ज हो जाता है तो ये बाजू में देखिए, ये जो दिख रहा है वो नॉर्मल है, ये जो पीले कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल है, हरे रंग से भी दिखाता हूँ तो ये नॉर्मल है, और ये साइज बढ़ा हुआ है, पास में बड़ी हो गई है। तो ये जो बड़ी हो चुकी है प्रोस्टेट, वो प्रोस्टेट का एक सिम्टम्स है। इसमें कंटामिनेशन होता है, सूजन आता है, खराब हो जाती है, अंदर सड़ा होता है, या अंदर कैल्सिनेशन हो जाती है, क्षार जमा हो जाने के कारण उसके स्नायु स्टफ हो जाते हैं और सूजन आती है, बड़ी हो जाती है, तो उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट का एक अकेला यही काम होता है ऐसा नहीं है, प्रोस्टेट का दूसरा भी काम है, हमारा शुक्रपिंड, देखो ऊपर वाला चित्र,
तो इस शुक्रपिंड में शुक्राणु पैदा होते हैं, वो यहाँ से नलिका से ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से लेके ये प्रोस्टेट के अंदर से फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ दो काम होते हैं, आपको यूरिन भी निकालना है और जब आप संभोग करते हो तो उस टाइम शुक्राणुओं को अकेला बाहर निकालना है, उस टाइम यूरिन को बंद करना है। तो ये दोनों काम आपका प्रोस्टेट करता है। उसका जो जंक्शन है ये यहाँ देखो ये जंक्शन है, ये जो पीले रंग से मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये जंक्शन है। तो ये दोनों काम प्रोस्टेट को करना है। अब क्या होता है, जब मनुष्य बड़ा होता है, 60 साल से बड़ी उम्र के होते हैं, तो सेक्स लाइफ उनकी बंद हो जाती है और सिर्फ यूरिन का ही काम करने का, यूरिन कंट्रोल करने का ही काम प्रोस्टेट का बाकी बचता है। तो ये शरीर में जब वीकनेस आती है, शरीर में सही खुराक नहीं जाता है, शरीर में ज्यादा कैल्शियम या तो क्षारीय पदार्थ हो, जब उबाल के खाते हो तो ये प्रोस्टेट के अंदर क्षार जमा हो जाता है। प्रोस्टेट को जो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, कैल्सिनेशन हो जाने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर उसका कंट्रोल जो होता है, हमारा पेशाब को छोड़ना बंद करना, वो कंट्रोल छूट जाता है, हमारा मन का कंट्रोल वहां बंद हो जाता है। तो ये इस प्रोस्टेट की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपकी चेताओं का कंट्रोल कम हो गया है, आपके प्रोस्टेट के अंदर कैल्सिनेशन हो गया है तो भी हो जाता है। अच्छा, प्रोस्टेट के अंदर मान लो कैल्सिनेशन के हिसाब से अंदर जो सॉलिड कचरा है वो अंदर प्रोस्टेट की जो टिश्यू है उसको डैमेज करता है, तो उस टाइम उसके अंदर सडन होती है, कंटामिनेशन होता है, फिर सूजन भी आ जाती है कई बार, तो इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये कई समस्या हो सकती है। अच्छा, आपके खून में ज्यादा कचरा बढ़ जाता है और शरीर में ज्यादा वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है, तो उस टाइम वहां भी समस्या आ सकती है। तो ये हमारा जो प्रोस्टेट है, तो ये प्रोस्टेट जो है उसमें किसी भी प्रकार से समस्या आ सकती है। तो पहले तो क्या करना है कि आपकी चेताओं का कंट्रोल कम हो गया है, तो चेताओं को एक्टिवेट करना है। तो चेताओं को एक्टिवेट करने के लिए योग शास्त्र के अंदर मूल बंद लगाने की एक प्रैक्टिस बताई गई है। योग शास्त्र में प्राणायाम के साथ आता है वो मूल बंद। तो मूल बंद में क्या होता है, हमको क्या करना है, हमारा मूल और आगे वाला शिश्न, वो दोनों जहां से पेशाब हम बाहर निकालते हैं, ये दोनों को पकड़ के ऐसे मन से ऊंचा करना है। तो पकड़ के ऊंचा करना है, छोड़ना है, ऊंचा करना है, छोड़ना है, ऊंचा करना है, छोड़ना है। तो हम ये मन से प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस छूट जाती है, फिर चेताओं का कंट्रोल कम हो जाता है, स्नायु के ऊपर उनका कंट्रोल कम हो जाता है, तो तभी भी प्रोस्टेट की समस्या आती है। तो पहले तो जो लोग 50 से बड़ी उम्र वाले हैं उन सबको मैं बोलूंगा कि आप टॉयलेट करने बैठो जब भी, तब आप या तो आप योगा करने बैठो तब आप मूल बंद लगाने की प्रैक्टिस किया करो। हाँ, मन से पकड़ो उठाओ छोड़ो, पकड़ो उठाओ छोड़ो, ऐसे कर करके आपको ये नीचे वाला जो हिस्सा है जहां से मल निकलता है, पेशाब निकलता है, उसको पकड़ के छोड़ना, पकड़ के छोड़ना, पकड़ के छोड़ना, ऐसी प्रैक्टिस हर रोज चालू रखनी चाहिए। हाँ, 2-3 मिनट 5 मिनट आपको ये प्रैक्टिस हर रोज करते रहने चाहिए। तो आपकी चेताओं एक्टिव रहेगी, स्नायु फ्लेक्सिबल रहेगी और इसमें जड़ता नहीं आएगी, तो प्रोस्टेट के ऊपर आपका कंट्रोल बना रहेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कैल्सिनेशन के हिसाब से आपके प्रोस्टेट में जड़ता आ गई है। हाँ, कैल्सिनेशन मतलब हम जब खुराक पका के खाते हैं तो इसके अंदर नमक पहले से डाल के खाते हैं। अब आप सब्जी बनाई तो सब्जी बनाने से शुरू में ही आप नमक डाल देते हो, तो जो नमक उबलता है, अच्छा आपकी सब्जी में के सब्जी के अंदर भी नमक होता है, क्षार तो होता ही है। अब पालक की सब्जी बनाओगे तो पालक के अंदर तो क्षार ऑलरेडी है, टमाटर है तो टमाटर में क्षार ऑलरेडी होता है। अब टमाटर को आप गर्म करोगे तो टमाटर का कुछ क्षार है वो गर्म होके जब शरीर में जाएगा तो शरीर में अलग अलग जगह कैल्सिनेशन करेगा, किडनी में करेगा तो स्टोन करेगा, ये प्रोस्टेट में कैल्सिनेशन होगा तो वो स्टॉप कर देगा, जड़ता आ जाएगी, आंखों में कैल्सिनेशन हो जाएगा
तो मोतियाबिंद आ जाएगा। हृदय में कैल्सिनेशन से आपकी हृदय की नलिकाएं है वो कड़क हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, अंदर क्षार हो जाता है, जमावट हो जाता है, जैसे हमारी पानी की पाइप के अंदर क्षार जमा हो जाता है तो कैसी एक लेयर हो जाती है, ऐसी हमारी खून की नलिकाओं में लेयर बन जाता है। तो ये सारी समस्या जो है वो कैल्सिनेशन के हिसाब से होती है। तो कैल्सिनेशन से आपकी प्रोस्टेट की समस्या आई है तो आपको कैल्सिनेशन को तोड़े, उसको पिघाले ऐसा खुराक बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको खट्टे फल ज्यादा लेने पड़ेंगे। हाँ, लोग खट्टे से बहुत दूर भागते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो बिल्कुल खट्टा छोड़ ही देते हैं। खट्टा जीवन में कभी मत छोड़ो। आप खट्टे को छोड़ दोगे ना तो ये कैल्सिनेशन की समस्या बढ़ेगी, हृदय में बढ़ेगी, आंखों में बढ़ेगी, किडनी में बढ़ेगी और प्रोस्टेट में भी बढ़ेगी और शरीर में दूसरी जगह भी बढ़ेगी, आपके जॉइंट में भी होगी। तो ये कैल्सिनेशन जो है हमारे शरीर के हर अंग में नुकसान करता है। तो कैल्सिनेशन जमावट न हो जाए, कैल्सिनेशन के हिसाब से शरीर में समस्या ना आए, इसके लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक नींबू या एक आंवला इतना खट्टा हर रोज खाना चाहिए। आप खट्टे फल खाते रहिए, खट्टे मीठे फल खाते रहिए, तो ये कैल्सिनेशन होगा तो इससे आप बाहर निकल जाओगे। दूसरा, मान लो अंदर कंटामिनेशन हुआ है, ऐसा कुछ वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से आपको समस्या हुई है और सूजन आ गई है इसके अंदर, तो आपको 1-2 दिन फास्टिंग कर लेना पड़ेगा। 1-2 दिन फास्टिंग कर लीजिए, शरीर में कचरा कम हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन कम हो जाएगा, इन्फेक्शन का सूजन आया होगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। और तीसरा, आपके शरीर में रूटीन मेंटेनेंस होता रहे। आपका शरीर का मेंटेनेंस काम जो करता है वो होता है खून, हमारा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जितना अपना अच्छा, जितना हरी पत्तियों से बना हुआ होगा, इतना हमारे शरीर में मेंटेनेंस अच्छे बनते रहेंगे, काम होते रहेंगे, रिपेयरिंग काम होता रहेगा। तो हर रोज कम से कम 2 से 3 ग्लास हरी पत्तियों का रस पिया करो, ये खास जरूरी है। हाँ, पत्तियों का रस नहीं पियोगे तो शरीर में खून नहीं बनेगा और पंच तत्व बैलेंस नहीं होगे, साफ सफाई अच्छी कर नहीं पाएंगे, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का सामान नहीं मिल पाएगा। तो न्यूट्रिशन और अच्छा खून के लिए पत्तियों के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। पत्तियों में सहजन की पत्ती है, गेहूं के जवारे है, रचका है, मेथी का पत्ता है, ऐसी पत्तियों हमको ज्यादा खाते रहना चाहिए। और मान लो मार्केट में नहीं मिल रही है तो हमको खुद को ही अपने घर पे अपने लिए एक जुड़ी जितना हर रोज पत्ता मिलता रहे उतना व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हाँ, अब तो किचन गार्डन या बालकनी में गार्डनिंग कर हो सकता है, टेरेस गार्डन की व्यवस्था अभी तो आ गई है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आपको काफी इसमें ऑप्शन मिल जाएगी किस तरह आप अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए पत्तियां कैसे पैदा कर सकते हो। तो प्रोस्टेट के लिए खास बुजुर्ग लोग, 50 से बड़ी उम्र वाले जितने भी लोग हैं वो खट्टे खाता रहे, हरी पत्तियां खाता रहे और मूलबंद लगाने का भूले नहीं। मूलबंद बहुत जरूरी है। हाँ, चुहानी में तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन मूलबंद ये आपकी चेताओं का, उसके ऊपर कंट्रोलिंग होना जरूरी है। और साथ में आपकी चेताओं का मेंटेनेंस होता रहे, इसके लिए आपको चिया सीड खाते रहना चाहिए। हमने चिया सीड और सहजन, मोरिंगा की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक कैप्सूल बनाया हुआ है, वो चेताओं के ऊपर बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो वो कैप्सूल आप लेते रहिए, या चिया सीड, हमारे पास चिया सीड भी है, उसको भिगो के आप खाते रहिए। तो 2-3 चम्मच चिया सीड हर रोज खाइए, या तो कैप्सूल ले लीजिए, हरी पत्ती लेते रहिए, खट्टे फल खाते रहिए, ठीक है, और मूलबंद लगाते रहिए। और बुजुर्ग लोगों को तो कपालभाति भी मैं बोलूंगा, आप कपालभाति ज्यादा करना रखिए, फ्री होए फूंक मारिए। क्यों? क्योंकि आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो शरीर में मेंटेनेंस का काम अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इकट्ठा होके ही शरीर में हेल्थ आती है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, हाँ, खास करके। और तीनों टाइम पकाया खाते हो तो एक ही बार पकाया खाए, बाकी कच्चा ही खाए। एक टाइम उपवास करे। मजदूरी, बड़े लोग तो मजदूरी करते नहीं, बुजुर्ग लोग मजदूरी ज्यादा करते नहीं, तो खाना कम करे और चबा चबा के खाए। दांत है तो चबाए और नहीं है तो क्रश करके खाए। हाँ, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये भी इतनी ही जरूरी बातें हैं। तो ये प्रोस्टेट के लिए काफी बातें इफेक्ट करती है, तो सब में
आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आज की हमारी प्रोडक्ट है प्रिकली पियर्स यानी कि फिंडला, जिसको कांटेदार कैक्टस आता है ऐसे हाथ के पंजे आकार का। तो उसके ऊपर ये लाल कलर के फल होते हैं, तो इसको गुजरात में फिंडला बोलते हैं। रण विस्तार में सबसे ज्यादा होते हैं, सूखे प्रदेश में। और ये फिंडला के अंदर जो लाल रंग का फल है, ये फल का जो लाल रंग है वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है, नेचुरल हीमोग्लोबिन। आप हरी पत्ती खाओ, क्लोरोफिल खाओ, क्लोरोफिल शरीर में जाए, वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होए, फिर आपके पंच तत्वों को बैलेंस करे। तो ये जो फिंडला है, प्रिकली पियर से एक कैक्टस का फल है, वो उसका जो रस है वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है। आप मान लो बीट ला के खा रहे हो, तो बीट जो है वो सिर्फ आयरन देता है, वो हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन नहीं है। और ये जो है ये तो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन ही है, ये हीमोग्लोबिन बूस्ट करता है। आप एक बोतल 750 ml की एक बोतल खाली करो, पियो, आपका 1 से लेके 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हाँ, सीधा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बहनों को हीमोग्लोबिन कम है, वो लोग ये हीमोग्लोबिन बूस्टर, हाँ, नेचुरल हीमोग्लोबिन, कुदरती तैयार खून ही है मान लो, तो इसका प्रयोग आप खाने के टाइम करना है, क्योंकि ये खुराक है हमारा। तो आप दोपहर से शाम के बीच में किसी भी प्रकार के रस निकाला, जूस निकाला हो, फल का हो, नींबू का पानी हो, या कोई भी पत्तियों का रस निकाला है तो इसके अंदर भी ये डाल के पी सकते हो, अकेला सीधा भी पी सकते हो। तो हर रोज 50 से 100 ml ये प्रिकली पियर्स का यानी कि फिंडला का जूस आप पी सकते हो। बहने को जिसको कम खून है वो लोग खास इसका प्रयोग करें, और शरीर में सीधा खून बनता है। अच्छा, जिन व्यक्ति को 3-4 प्रकार की बीमारी है और उनको बीमारी में से जल्दी बाहर आना है, तो वो हरी पत्ती इतना ज्यादा नहीं खा पाएगा जितना उसका खून नया बन पाएगा। तो उनके लिए ये अद्भुत चीज है, वो ये फिंडला का रस पिए और अपना खून नया बनाए, और जल्दी में शरीर का मेंटेनेंस फटाफट होगा। कुदरत भी बहुत बढ़िया ध्यान रखती है कि ये ऐसी जगह बनाई जहां हरी पत्तियों की कमी है। हाँ, शाकाहारी प्राणी, जहां बारिश ज्यादा होता है वहां तो हरी पत्ती बहुत मिल जाती है, तो वहां के जो शाकाहारी प्राणी है उन लोगों के लिए पत्तियों का कोई शॉर्टेज नहीं होता है। लेकिन जहां सूखा प्रदेश है, रण विस्तार है, जहां बारिश कम पड़ती है, वहां भगवान ने वही प्राणियों के लिए शरीर में खून बने, इसके लिए डायरेक्ट खून की व्यवस्था करके रखी है। तो ये फिंडला जो है वो फल हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ाता है, तो उसका प्रयोग सब कर सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े सब लोगों को। और जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम न हो उन लोगों को तो ये 50 ml हर रोज, हाँ, हर रोज जैसे खुराक खाते हो इसी तरह हर रोज ये पीते रहना है। इसकी जो बोतल आती है, वो हमारे पास जो बोतल है उसमें एक एक बूंद भी पानी नहीं होता है, नेचुरल 100% प्योर रस होता है ये फिंडला का। और इसको प्रिजर्व करने के लिए और लंबा टाइम चल सके इसके लिए हम स्टीविया में से निकाला हुआ स्टीवियोसाइड जो शुगर फ्री होता है उसको डालते हैं और इसमें से बनवाते हैं, तो ये लंबा टाइम बिना बिगड़ा हुआ टिक सकता है। मार्केट में बहुत अवेलेबल है सस्ते, लेकिन उसमें आधा तो पानी होता है एवरेज, और इसमें शुगर ज्यादा डाल देते हैं वो लोग मीठा करने के लिए, तो वो इतना 100% नहीं होता है। और हमारा जो है वो हम आपको क्वालिटी वाइज ही प्रोडक्ट देते हैं, तो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। और ये प्रिकली पियर्स बहुत काम की और अद्भुत चीज है। कल हमने हिमालयन बेरी की बात बताई थी, इसी तरह ये भी शरीर में नया कारीगर और शरीर में मेंटेनेंस जल्दी करने के लिए ये बहुत काम की चीज है, तो ये आप मंगवा सकते हो। काम की बातों में एक भाई ने मुझे बोला था, साहब कच्चा कब तक खाने का, रोज कच्चा खाने से अब उब जाते हैं। तो मैंने उनको जवाब यही दिया, रोज चाय पीते हो, दाल चावल खाते हो, तो उससे आपको उब नहीं आती है। हाँ, देखो लोग कैसे है, चाय पीनी है तो उसकी ऊब नहीं आती है। हाँ, दाल चावल खाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, हर रोज खाने में कोई दिक्कत नहीं है,
और कच्चा हर रोज खाने में दिक्कत आ जाती है। तो मेंटालिटी कैसी है लोगों की, आप सोच बदलो कि भी आप हर रोज रोटी खा रहे हो तो उससे आपको अनगमा नहीं होता है कि ये क्या हर रोज खाने का, तो कच्चे में क्यों हो रहा है, और काम की चीज कौन सी है वो तो देखिए। ठीक है, तो आपको ये कच्चा खाने से ऊब नहीं आनी चाहिए, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, हर चीज आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, खाओ, बकाया खाने का मना नहीं है, लेकिन एक ही बार खाइए। हमारी निःशुल्क शिविर चालू हो चुकी है, अहमदाबाद में 28 तारीख को लगने वाली है। उसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 12, और दूसरे मार्च महीने में 7वीं तारीख को भी अहमदाबाद में ही लगने वाली है। तो ये शिविर में अटेंड करिए, और जो लोग भाग लेंगे उन लोगों को शरीर में कारीगर और रिपेयरिंग का सामान भरपूर मात्रा में देने वाली तालाब में होने वाली लील की टेबलेट की गोली की डब्बी जो 500 रुपये की कीमत की है वो गिफ्ट मिलेगी। और शिविर जो है वो निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जो शुरू में आएंगे वो पहले एंट्री मिल पाएंगे। हमारे पास लिमिटेड जगह होती है बैठने की, इसीलिए टाइम पे आ जाए वो अच्छा है, बाद में आओगे तो फिर अंदर बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी। जो लोग संडे के शिविर अटेंड नहीं कर सकते उनके लिए मंडे टू सैटरडे 4 से 6 2 घंटे का हर रोज सेमिनार होता है, इसमें भी आप भाग ले सकते हो, और उसमें भी आने वाले को ये स्पिरुलिना की टेबलेट फ्री मिलेगी। ये योगाहार का चित्र है, शरीर सफाई के 3 मुद्दे हैं, खुराक के 3 मुद्दे हैं और सावधानी। तो ये बातें आपको शरीर को इफेक्ट करने वाले 8 मुद्दे हैं, वो सब आपको याद रखना जरूरी है। छोटे बड़े सब शरीर का आहार का इंजीनियरिंग सबको लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जो बीमार है वही इसका फॉलो करे, जो लोग जवान है बीमार नहीं है वो भी ये छोटे छोटे नियमों का पालन करे, अपने शरीर में बीमारी आएगी नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो ये सारी बातें बच्चों को ही लागू पड़ते हैं, बूढ़े को भी लागू पड़ते हैं और जवान को भी लागू पड़ते हैं। योगाहार की हमारी किट होती है, वो आप मंगवा सकते हो, इसमें शरीर की सारी काम की चीजें अवेलेबल है। हमारी ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, और प्रिंटेड बुक भी ऑनलाइन मिल रही है, उसकी कीमत 300 रुपया है। और आप सेंटर पे आते हो हमारे तो वही चीज आपको पड़तर कीमत में आपको 150 रुपये में मिलती है। आपको अच्छी खाने की चीजें मिल पाए इसके लिए हमारी दूसरी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, तो इस पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, तो उसका भी आप उपयोग करें। और आप ये छोटा सा मैसेज ध्यान में रख के कहीं भी कुछ कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो तो छपवाइए, तो लोगों का भला होगा। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।